Yes, hello everyone. A very good afternoon to all of you on the Engineers Career Point platform. Friends, आप सब जानते हैं कि पंजाब के अंदर अगर हम एग्ज़ाम की बात करें तो अभी रिसेंटली तो खैर आपको जो एग्ज़ाम है जनरली अगर हम देखें काफ़ी टाइम लग जाते हैं, लेकिन एज़ यू ऑल नो कि 2027 में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो ये साल और नेक्स्ट ईयर बहुत सारी वैकेंसीज आपको पता है कि रिक्रूटमेंट जो है वो करेंगी गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट करनी है और बहुत सारी जो है नोटिफिकेशंस आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अब आपका टाइम आ चुका है सीरियस होकर अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करने का। चाहे आप पास आउट स्टूडेंट्स हैं, चाहे आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, अब आपका वो टाइम आ गया है जिस टाइम का आपको इंतज़ार था कि हमें जो है नोटिफिकेशन चाहिए और हमें एग्ज़ाम्स क्लियर करने हैं। तो फ्रेंड्स, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिएगा और साथ में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं। वो आपको पता है सबको कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस कितना ज़्यादा रहता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की अगर हम बात करें, एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ही हैं जहाँ से हमें ये आइडिया लगता है किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट को कितनी रेलेवेंस देनी है, किस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है, किसका वेटेज ज़्यादा है, वो हमें PYQs की एनालिसिस करने के बाद ही पता लगता है। तो इसीलिए आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप ए की तैयारी कर रहे हैं या आप JEE की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की एनालिसिस 100% करके जानी है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन आपको करनी है। रिपीटेडली आपको क्वेश्चंस लगाने हैं। जब तक आप PYQs के लगाने के बाद जब तक एक कॉन्फिडेंस अंदर से नहीं आएगा कि जितने भी PYQs इस एग्जाम के लिए पूछे गए हैं और मैं सब में कॉन्फिडेंटली सारे क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ, तो डेफिनेटली आपका जो एग्जाम है आप 100% उस एग्जाम को निकाल सकते हैं, राइट। तो अब उसके लिए क्या करना है, आपको पढ़ना है, रिविजन करनी है, चीज़ों को सीखना है। अगर आप न्यू कैंडिडेट्स हैं तो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट प्लेटफॉर्म्स आपके साथ है, आप आइएगा, हमारे साथ ज्वाइन कीजिएगा। और जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, अगर आपको कोई डाउट्स है, कोई भी क्वेरी है, तो बच्चे हमसे क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेरीज लेते हैं, तो आप लोग भी हमसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम, हम हमेशा आपके साथ हैं। आज का जो फ्रेंड्स जो वीडियो है, एक तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप अपने प्रिपरेशंस को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। और मॉड्यूल्स वगैरह जो है, क्लासेस वगैरह चली हुई हैं, टाइम लगता है देखो सीखने में, एकदम से 1 महीने या 2 महीने में तो प्रिपरेशंस नहीं होती है फ्रेंड्स, टाइम लगता है। तो 4 या 5 या 6 महीने अगर आप डेडिकेशन से पढ़ लेते हैं अच्छे से, एक बारी बस एक ही बार पढ़ने की जरूरत होती है, एक बारी आपके नोट्स बन गए अच्छे से, 5 to 6 मंथ्स का कोर्स आपने कर लिया है, अच्छे से आपने नोट्स बनानी है, देन आफ्टर दैट आप उन्हीं नोट्स में से अच्छे से पढ़ते रहिएगा, रिविजन करते रहिएगा, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लासेस वगैरह के लिए जो भी आपकी क्वेरीज है आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट में डायरेक्टली भी मिल सकते हैं हमसे। अब एक एग्जाम हुआ था बच्चे PPSC SDO का 10 नवंबर 2024 को, उसके पेपर का हम सॉल्यूशन मैं लेकर आया हूँ। मैं जो सॉल्यूशन करवाऊंगा, मैं सर्वे और एनवायरनमेंट के सॉल्यूशन आपको करवाऊंगा। ऑल्दो किसमें और भी सब्जेक्ट्स हैं, जो बाकी सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं बाय अदर मेंटर्स। मेरा जो है मैं आपको सर्वे के क्वेश्चंस यहाँ पे करवाऊंगा, राइट। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन इससे पहले हम क्वेश्चन करेंगे सर्वे के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम द जियोग्राफिक मेरिडियन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ अ लाइन इज नोन एज एजीमुथ। अभी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक हॉरिजॉन्टल एंगल आप जो मेजर कर रहे हैं, द हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द जियोग्राफिकल मेरिडियन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस इज नोन एज एजीमुथ। अब देखिएगा क्या होता है कि ये आपके पास एक मेरिडियन है, यहाँ पर आप बोलते हैं ये ट्रू नॉर्थ है, ट्रू साउथ है, दिस इज द ट्रू नॉर्थ और ये है बच्चे ट्रू साउथ, राइट। तो अगर हम कहीं पर भी ये हमने एक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन लिया है बच्चे, यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, और इस पर हमने 2 लाइन ड्रॉ की हुई हैं, 2 वर्टिकल लाइन म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये जो है ट्रू नॉर्थ को बता रही है, ये ट्रू साउथ को बता रही है। बेसिकली ये एक मेरिडियन है, दिस इज द मेरिडियन जिसको हम बोलते हैं ट्रू मेरिडियन। द लाइन जॉइनिंग द ट्रू नॉर्थ एंड ट्रू साउथ, इसको हम ट्रू मेरिडियन बोल देते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कोई भी एक सर्वे लाइन अगर आपके पास है, लेट अस सपोज यू हैव वन सर्वे लाइन हियर, दिस इज द AB, एक सर्वे लाइन आपके पास है फ्रेंड्स, और यहाँ पर कोई रेंजिंग रोड है। तो आप क्या कर रहे हैं, इस सर्वे लाइन की बियरिंग का मतलब होता है फ्रेंड्स एंगल्स, तो आप एक एंगल मेजर कर रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्रॉम द मेरिडियन। द हॉरिजॉन्टल एंगल, ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एंगल मेजर कर रहे हैं बच्चे। हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर क्लॉकवाइज फ्रॉम द जियोग्राफिकल मेरिडियन टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोग्रेस ऑफ द लाइन। अब इस बियरिंग को क्या बोलते हैं, अगर ये हमारा मैंने अभी बताया कि इसको क्या बोलते हैं ट्रू मेरिडियन, तो ये हमारा ट्रू मेरिडियन है।
तो ट्रू मेरिडियन के रिस्पेक्ट में जो हम एंगल मेजर करेंगे इसको हम बोलते हैं ट्रू बियरिंग। इसको हम क्या बोलेंगे? ट्रू बियरिंग। द एंगल मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन इज टर्म्ड एज द ट्रू बियरिंग। इसको क्या बोल देंगे? ट्रू बियरिंग। लेट अस सपोज कि हमारे पास एक और मेरिडियन है। अच्छा, ट्रू बियरिंग का एक और नाम होता है बच्चे एजीमुथ। ट्रू बियरिंग का एक और नाम क्या होता है? एजीमुथ। इट मींस स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी क्या है? करेक्ट हो गई है। स्टेटमेंट नंबर 1 हमारी ट्रू हो गई है। ट्रू बियरिंग इज आल्सो टर्म्ड एज द एजीमुथ। रिमेंबर, अब अगर यहीं पर ये मैं जो बियरिंग मेजर कर रहा हूं, अगर मैं मैग्नेटिक मेरिडियन के रिस्पेक्ट में मेजर करूंगा, द बियरिंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक बियरिंग। द बियरिंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रू मेरिडियन, ट्रू बियरिंग। बियरिंग मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक मेरिडियन, उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक बियरिंग। क्लियर है? सेकंड लाइन, तो स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट है। ट्रू बियरिंग को हम क्या बोलते हैं? एजीमुथ बोलते हैं, राइट? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हम एंगल मेजर करते हैं, WCB के अंदर बियरिंग्स आती है बेसिकली, होल सर्कल बियरिंग। A line drawn through a points of same declination is called the isogonic line। अब यहाँ पर मैं अगर आपको बताऊं कि भाई डिक्लिनेशन का मतलब क्या होता है, डिक्लिनेशन जो होता है यहीं पे मैं आपको समझा देता हूँ बच्चे। यहाँ पर सपोज दैट कि एक मैग्नेटिक मेरिडियन भी आया हुआ है, तो एक मैग्नेटिक मेरिडियन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। लेट अस सपोज कि ये हमारा जो है एक मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक साउथ है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन का पता कैसे लगता है, ट्रू मेरिडियन का पता कैसे लगता है कि अगर मान लो मैं यहाँ सर्वे कर रहा हूँ तो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस की जाती है, कुछ हेवनली बॉडीज होती है, स्टार्स वगैरह, उनकी हेल्प से हम लोग करते क्या है? ट्रू मेरिडियन का पता लगाते हैं। तो लेट अस सपोज कि ये मेरा ट्रू मेरिडियन है, उधर ट्रू नॉर्थ है और उधर ट्रू साउथ है, राइट? एक लाइन ये है। अब मैग्नेटिक मेरिडियन का पता कैसे लगाएंगे? मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से। जो कंपास आप यूज करते हैं उसमें जो नीडल होती है वो नीडल मूव करती रहती है, तो जो नीडल मूव करती है तो उस पर नॉर्थ और साउथ लिखा होता है, तो जब वो मूव कर रही होती है कुछ टाइम के बाद वो रेस्ट पोजीशन पर आ जाती है। तो जैसे वो रेस्ट पोजीशन पे आई है, इट मींस उस मैग्नेटिक नीडल ने अपने आप को अलाइन कर लिया है मैग्नेटिक मेरिडियन की डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक, अब यहाँ पर अगर नॉर्थ लिखा हुआ है, यहाँ साउथ लिखा हुआ है, तो हम ये बोलेंगे कि वो मैग्नेटिक नॉर्थ है, वो मैग्नेटिक साउथ है। तो ट्रू नॉर्थ उधर है, मैग्नेटिक नॉर्थ इधर है। तो ट्रू मेरिडियन हम एस्टेब्लिश करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से, और ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन बताया जाता है, ये बताया जाता है नीडल की हेल्प से, मैग्नेटिक नीडल की हेल्प से, जो कंपास के अंदर नीडल होती है। तो नीडल ही आपकी हेल्प करती है। नाउ फ्रेंड्स, किसी लोकेशन पर आप देखेंगे कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में ये कोई एंगल बना हुआ है। द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इस एंगल को बोलते हैं डिक्लिनेशन। इसको क्या बोलते हैं? डिक्लिनेशन। द एंगल बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, इसको क्या बोलेंगे? डिक्लिनेशन। अब यहां पर इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि जो ट्रू मेरिडियन है ये हमेशा फिक्स रहता है, ये कभी चेंज नहीं होता, ये अपनी पोजीशन को कभी चेंज नहीं करता। दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट। बट ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है, चेंज इट्स पोजीशन, चेंज इट्स पोजीशन। ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में, ये अपनी पोजीशन को चेंज करता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आज अगर आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ पर है, आप 10 दिन के बाद इसी प्लेस पे आइएगा तो मैग्नेटिक मेरिडियन यहाँ नहीं होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन में कुछ ना कुछ चेंज मिलेगा। क्लियर है? आप 10 साल के बाद आएंगे, मैग्नेटिक मेरिडियन में चेंज मिलेगा। तो मैग्नेटिक मेरिडियन अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं होता है, ये अपनी पोजीशन को कंटिन्यूअसली चेंज करता रहता है। मैग्नेटिक मेरिडियन चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, बट ट्रू मेरिडियन ऑलवेज फिक्स। अब क्योंकि अब मैग्नेटिक मेरिडियन चेंज कर रहा है फ्रेंड्स, तो डिक्लिनेशन भी चेंज करेगा, उसके बीच का एंगल भी चेंज करेगा। अब यहाँ पर जब देखिएगा, मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्ट की तरफ है, मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के वेस्ट की तरफ है, तो ये जो डिक्लिनेशन बनेगा इसको बोलेंगे वेस्टर्न डिक्लिनेशन। तो वेस्टर्न डिक्लिनेशन का मतलब है एंगल बिटवीन द ट्रू नॉर्थ और मैग्नेटिक नॉर्थ, लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो ट्रू नॉर्थ के वेस्ट की तरफ आया हुआ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। सिमिलरली अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ चेंज करता करता ईस्ट की तरफ आ जाए, तो अगर ये मैग्नेटिक नॉर्थ चेंज करता करता ईस्ट की तरफ आ जाए, तो ट्रू मेरिडियन ये है और मैग्नेटिक मेरिडियन आपका ये हो गया। तो अब ये जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे ईस्टर्न डिक्लिनेशन। उसको क्या बोलेंगे? ईस्टर्न डिक्लिनेशन। तो दो टाइप के डिक्लिनेशन होते हैं फ्रेंड्स, एक ईस्टर्न डिक्लिनेशन होता है, एक वेस्टर्न डिक्लिनेशन होता है, राइट? अब हम क्या करते हैं, जहां पर भी हमें अलग अलग डिक्लिनेशंस मिलते हैं उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं जहां पर भी हमें सेम वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन मिलती है। तो जहाँ, क्योंकि हर एक लोकेशन पे आप जब देखेंगे डिक्लिनेशन अलग अलग है, तो अगर हम एक टाइम की बात करें तो जहां पर भी आपको सेम वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन मिलेंगी, तो सेम वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन जहां जहां मिलेगी उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो लाइन निकल कर आती है उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइन।
द लाइन इज टर्म्ड एज द आइसोगोनिक लाइंस। आइसोगोनिक लाइंस द लाइंस विच जॉइन द सेम वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन, उसको बोलते हैं आइसोगोनिक लाइंस। अच्छा, क्या ये डिक्लिनेशन जीरो भी हो सकता है? यस, एंगल जीरो हो सकता है। कब? जब ये मैग्नेटिक मेरिडियन, ट्रू मेरिडियन एक दोनों को कोइंसाइड कर जाए। इसी लोकेशन पे ट्रू मेरिडियन है, इसी लोकेशन पे मैग्नेटिक मेरिडियन है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तब एंगल दोनों के बीच में जीरो निकल कर आएगा। तो ये जो लाइन आएगी उसी को बोल देंगे जीरो डिक्लिनेशन। और ये भी जो लाइन बनेगी दैट ये यहाँ पर इस लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे अर्थ के सरफेस पर, सभी पे आपको डिक्लिनेशन क्या मिल रहा है? सेम ही मिल रहा है। तो ये जो लाइन निकल कर आएगी उसको बोलते हैं एगोनिक लाइन। इट इज द स्पेशल केस ऑफ आइसोगोनिक लाइन, जिसमें हम सिर्फ जीरो वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन की बात करते हैं, जिसमें हम सिर्फ जीरो वैल्यू ऑफ डिक्लिनेशन की बात करते हैं। इसको हम क्या बोल देते हैं? एगोनिक लाइंस। तो द लाइन ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ सेम डिक्लिनेशन, आइसोगोनिक लाइन। यहीं पर सेम की जगह अगर ये बोल देता है जीरो डिक्लिनेशन, तब हम क्या बोलेंगे इसको? एगोनिक लाइन। देन वी से इट इज द एगोनिक लाइन। क्लियर है? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बच्चे, श्रंक स्केल फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। अब देखो श्रंक स्केल की अगर हम बात करें यहाँ पर, ये श्रंक स्केल का सिग्निफिकेंस क्या रहता है? श्रंक स्केल की अगर हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पे, तो जनरली जब हम कोई पेपर वर्क करते हैं, हमारा सर्वे का काम क्या रहता है? हमें पूरे ग्राउंड को पेपर के ऊपर प्लॉट करना होता है। तो जो हमने पेपर बनाया है उस पूरे ग्राउंड को पेपर के ऊपर हमने प्लॉट कर दिया है। तो ये जो पेपर है ये किसी न किसी मटेरियल का बना होता है। तो पेपर टाइम के रिस्पेक्ट में इस पेपर में इलोंगेशन भी होगी, कॉन्ट्रैक्शन भी होगी, क्योंकि हर एक पेपर का अपना एक अल्फा वैल्यू होता है। अल्फा कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हम बोलते हैं, यानी पर डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर वेरिएशन आता है 1 डिग्री सेल्सियस का, तो मटेरियल में स्ट्रेन कितनी मिलेगी? अल्फा की मिलेगी। तो मटेरियल एक्सपेंड भी कर जाएगा अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा, मटेरियल शॉर्ट हो जाएगा, आपका मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा अगर टेम्परेचर कम होगा, जिसके चलते आपके जो पेपर के ऊपर जो आपने पेपर वर्क किया था उसके अंदर जो भी आपने मेजरमेंट्स ली थी वो मेजरमेंट्स इलोंगेट भी कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, क्योंकि आपका पेपर इलोंगेट हुआ, आपका पेपर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो अगर आपका पेपर इलोंगेट हो गया है और आपने, लेट अस सपोज कि मैं एक डायग्राम दिखाता हूं आपको यहाँ पर, तो मान लो कि आपने एक पेपर वर्क किया है, ये आपने पहले पेपर बनाया था ऐसे, इस पे आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई थी ये वाली ए बी, ये आपने पहले पेपर बनाया था, ओरिजिनल पेपर, ये आपका ओरिजिनल पेपर है, ओरिजिनल स्केल के साथ आपने काम किया था इस पे। तो ए बी की लेंथ आपने लेट अस सपोज 5 सेंटीमीटर मेजर की थी, बट नाउ वी आर सेइंग कि पेपर हो गया श्रंक। पेपर क्या हो गया बच्चे? श्रंक। अच्छा, ओरिजिनली जो स्केल था लेट अस सपोज कि 1 सेंटीमीटर 100 मीटर था, ओरिजिनल स्केल मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर 100 मीटर था, बट नाउ द पेपर है श्रंक, पेपर श्रंक हो गया, छोटा हो गया है। जब यही पेपर आपका श्रंक हो गया है तो इसका मतलब ए बी की लाइन भी क्या हो गई है? श्रंक हो गई है। अब पहले ए बी की लाइन जब आप मेजर कर रहे थे 5 सेंटीमीटर है, बट दिस टाइम जब आप ए बी मेजर करेंगे वो 5 तो नहीं मिलेगी, लेट अस सपोज 3 सेंटीमीटर मिलती है। मान लेते हैं कि आपको 3 सेंटीमीटर मिलता है, बट इतना श्रिंकेज नहीं होता, बस समझने के लिए 3 सेंटीमीटर मान रहा हूँ। अब जब आपका पेपर श्रंक हो गया है, अब आपको ए बी की लेंथ 3 सेंटीमीटर मिल रही है। ओरिजिनली एक्चुअली में ए बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर थी, बट आपका पेपर श्रंक होने के बाद ए बी लेंथ आपको 3 सेंटीमीटर मिलती है। अब आप क्या बोलेंगे? अगर आपने स्केल ये लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर 100 मीटर, अगर 1 सेंटीमीटर पेपर पे वो 100 मीटर ग्राउंड को रिप्रेजेंट करता है। पेपर पे अगर 5 सेंटीमीटर तो ग्राउंड पे एक्चुअल ए बी की लेंथ कितनी है? 500 मीटर। अगर यहाँ पर आप 3 सेंटीमीटर मेजर कर रहेंगे और स्केल अगर आप यही यूज करेंगे ओरिजिनल स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 मीटर, तो आप क्या बोलेंगे? ग्राउंड पे ए बी की लेंथ 300 मीटर है। ये तो गलत हो जाएगी। एक्चुअली ग्राउंड पे ए बी का डिस्टेंस 500 मीटर था, बट आपने श्रंक, आपका मैप श्रंक हो गया है, आपका पेपर श्रंक हो गया है, तो आप ओरिजिनल स्केल यूज नहीं कर सकते। आप ओरिजिनल स्केल यूज, अगर आप ओरिजिनल स्केल यूज करते तो आपके आंसर अलग आएंगे, आपके आंसर में एरर आएगा। तो इसीलिए अब क्या करें? तो यहां पर हम क्या करेंगे? श्रिंकेज स्केल का यूज करते हैं। अगर हमारा पेपर श्रिंक हो गया है तो हम श्रिंकेज स्केल का यूज करेंगे। अगर हमारा पेपर एक्सटेंड हो गया है तो एक्सटेंडेड स्केल का यूज करेंगे। राइट, एक्सटेंडेड का मतलब लेंथ इंक्रीज कर गई हो अगर। तो अब श्रिंकेज स्केल या एक्सटेंडेड स्केल निकालते कैसे? श्रिंकेज स्केल अगर आपको निकालना होता है तो इसके लिए करते क्या है? श्रिंकेज फैक्टर को ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। श्रिंकेज फैक्टर को ओरिजिनल स्केल से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओरिजिनल स्केल जो है वो आरएफ में लिखते हैं, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लिखते हैं। अभी श्रिंकेज फैक्टर कैसे निकाला जाता है? श्रिंकेज फैक्टर अगर आपको निकालना हो तो कैसे लिखेंगे? जैसे इसके लिए मुझे श्रिंकेज फैक्टर निकालना है, तो ये जो मेजर लेंथ है, जो श्रिंकेज लेंथ है 3 सेंटीमीटर, इसको ऊपर लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ को नीचे लिखा जाएगा। तो दिस इज द श्रिंकेज फैक्टर। इस रेशो में आपका मैप श्रिंक हुआ है तो आपका स्केल भी इसी रेशो में श्रिंक होगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं ओरिजिनल स्केल को श्रिंकेज फैक्टर के साथ, तो आपको श्रिंकेज स्केल मिल जाता है फ्रेंड्स।
तो श्रिंकेज स्केल फॉर्मूला कैन बी एक्सप्रेस, सिंपल फॉर्मूला पूछा था, ओरिजिनल स्केल को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, श्रिंकेज फैक्टर से, देन वी गेट द श्रिंकेज स्केल। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम देखें व्हेन अ लाइन हैज अ मैग्नेटिक बेरिंग ऑफ 68 डिग्री 30 मिनट, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज दिस, द ट्रू बेरिंग। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर सेम क्वेश्चन जो अभी मैंने बताया था बच्चे, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे डिक्लिनेशन वाले, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं डिक्लिनेशन वाले, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपका काम होगा ट्रू बेरिंग को एस्टेब्लिश करना। तो आप यहाँ पर एक ट्रू मेरिडियन बना लीजिएगा, ट्रू मेरिडियन को बनाना, नो ट्रू बेरिंग, पहले आप ट्रू मेरिडियन बनाएंगे। तो ये ट्रू नॉर्थ होगा, ये ट्रू साउथ होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, ट्रू मेरिडियन बनाना है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन देखेंगे कि मैग्नेटिक मेरिडियन और मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ होगा या ट्रू नॉर्थ के वेस्ट की तरफ, वो डिक्लिनेशन बताएगा। और डिक्लिनेशन मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर डिक्लिनेशन ईस्टर्न हुआ तो मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है। तो इस क्वेश्चन में मैग्नेटिक डिक्लिनेशन 6 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है, मतलब मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है। तो ये आपका मैग्नेटिक नॉर्थ है, तो ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन है, दिस इज द मैग्नेटिक नॉर्थ, दिस इज द मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है, द मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है, कितने एंगल पे, 6 डिग्री 30 मिनट में, 6 डिग्री 30 मिनट में। तो मैग्नेटिक नॉर्थ ट्रू नॉर्थ के ईस्ट की तरफ है, कितने एंगल पे, 6 डिग्री 30 मिनट, दैट मीन दिस इज द ईस्टर्न डिक्लिनेशन। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले आपको बताया था वो मैंने वेस्टर्न डिक्लिनेशन बताया था, तो क्वेश्चन में ईस्टर्न डिक्लिनेशन है। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रू मेरिडियन बनाएंगे, फिर हम देखेंगे डिक्लिनेशन कैसा है, उसके कोरस्पोंडिंगली डिक्लिनेशन बना देंगे। अब आपको चेक करना है बेरिंग कौन सी गिवन है, बेरिंग है मैग्नेटिक बेरिंग। तो अगर बेरिंग मैग्नेटिक बेरिंग है तो रेफरेंस मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, अगर बेरिंग ट्रू बेरिंग है तो रेफरेंस ट्रू मेरिडियन होगा। तो क्योंकि क्वेश्चन में मैग्नेटिक बेरिंग गिवन है तो रेफरेंस आपका मैग्नेटिक मेरिडियन रहेगा। अब जब मैग्नेटिक मेरिडियन रेफरेंस रहेगा तो हम मैग्नेटिक नॉर्थ से मेजर करेंगे या साउथ से मेजर करेंगे। इस चीज के लिए आप देखिएगा बेरिंग किस सिस्टम में गिवन है। ये जो बेरिंग है डायरेक्टली गिवन है थीटा की फॉर्म में, इसको बोलते हैं WCB सिस्टम। अगर ये क्यूबी सिस्टम में होती तो कुछ लिखा होता है नॉर्थ 68 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, या नॉर्थ 68 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, या साउथ 68 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, तो ऐसा कुछ लिखा होता, वो क्यूबी सिस्टम में होती। बट डायरेक्टली थीटा की फॉर्म में बेरिंग है, इट मींस बेरिंग इज गिवन इन WCB सिस्टम। और जब बेरिंग WCB सिस्टम में होती है तो हम हमेशा रेफरेंस लेते हैं नॉर्थ, तो नॉर्थ से चलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अब आपको मैग्नेटिक नॉर्थ से, क्योंकि मैग्नेटिक बेरिंग है, मैग्नेटिक नॉर्थ से चलना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और जब आप मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे, जब आप मैग्नेटिक नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेंगे फ्रेंड्स, तो आप यहाँ पर चलेंगे कितना एंगल, सिर्फ 68 डिग्री 30 मिनट। तो एक लाइन आपकी यहाँ एस्टेब्लिश हो जाएगी, दिस इज द लाइन AB मान लेते हैं इसको। तो ये लाइन आपकी AB है और ये एंगल है 68 डिग्री 30 मिनट। तो ये मैग्नेटिक बेरिंग यहाँ पर गिवन है। और आपसे पूछा क्या है, इस लाइन की ट्रू बेरिंग बताइएगा। तो फ्रेंड्स ट्रू बेरिंग के लिए कौन सा रेफरेंस होगा, ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन में ट्रू नॉर्थ से मेजर करेंगे, ट्रू साउथ से, तो सारी बेरिंग्स किस में है, WCB में पूछी है। तो ट्रू नॉर्थ से आप मेजर करेंगे ये वाला एंगल, और ये वाला एंगल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो। तो जब दोनों को ऐड करेंगे द आंसर कम्स आउट टू बी 75 डिग्री। सो योर आंसर विल बी 75 डिग्री। बात समझ आएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया जाता है, ये हमेशा इस क्वेश्चन की अप्रोच रहती है। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखिएगा, when only one point is available for orientation is done by। now this is very important कि जब हम ओरिएंटेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ओरिएंटेशन वर्ड समझ आना चाहिए। ओरिएंटेशन का मतलब क्या होता है, देखो ओरिएंटेशन का क्या मतलब होता है कि लेट अस सपोज कि मेरे पास एक प्लेन टेबल है, एक प्लेन टेबल मेरे पास है, और यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने एस्टेब्लिश किए हुए हैं, एक A और एक B, राइट। अभी मान के चलते मैं थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिएगा। यहाँ पर मैं लिख, ये प्लेन टेबल है बच्चे, एक A पॉइंट इस पे लिखा है, एक B पॉइंट इस पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिएगा ग्राउंड के ऊपर, ध्यान से सुनिएगा, ग्राउंड के ऊपर कैपिटल A और कैपिटल B, पेपर के ऊपर स्मॉल लेटर से डिनोट किया AB, ग्राउंड के ऊपर कैपिटल A और कैपिटल B वहां पर है, ग्राउंड पे कैपिटल A वहां पर है और कैपिटल B वहां पर है। बट मैं पेपर लेकर यहाँ पे खड़ा हूँ, कहीं ना कहीं C पॉइंट पर खड़ा हूँ मैं यहाँ पर, तो कोई ना कोई पोजीशन पे मैं प्लेन टेबल लेकर खड़ा हूँ C पॉइंट पर, और A और B यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर मैं पेपर के ऊपर स्मॉल A और स्मॉल B को ज्वाइन करता हूँ, एक इमेजिनरी लाइन बनाता हूँ, तो लाइन कुछ ऐसे जाएगी। बट ग्राउंड के ऊपर कैपिटल A और कैपिटल B को अगर मैं ज्वाइन करता हूँ तो लाइन ऐसे जाएगी। क्या पेपर पे जो लाइन प्लॉट बनाई है इमेजिनरी लाइन, और जो ग्राउंड पे इमेजिनरी लाइन है, क्या एक दूसरे के पैरेलल आ रही है? नहीं आ रही है। अगर ये लाइन पैरेलल नहीं आती है, इट मीन्स आपका पेपर ओरिएंटेड नहीं है। इसका मतलब आप यहाँ से जो रीडिंग्स वगैरह लेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो सब एरर हो जाएगा। एक्चुअली में AB पॉइंट्स वहाँ है और आप यहाँ पर मान के काम कर रहे हैं, तो
एरर आता है यहाँ पर। ओरिएंटेशन अपने को अचीव करनी होगी। ओरिएंटेशन अचीव करने के लिए जो ग्राउंड पे ए बी लाइन, इमेजिनरी लाइन हमने ऐसे बनाई थी और पेपर पे हम बता रहे हैं ऐसे, क्योंकि ए और बी यहाँ पर है। अब मुझे पता है कि पेपर हमारा ओरिएंटेड नहीं है, तो मैं अपने पेपर को रोटेट कर रहा हूँ। तो अपने प्लेन टेबल को मैं रोटेट करता हूँ। जैसे मैंने प्लेन टेबल को रोटेट किया तो ए और बी को जब मैं इमेजिनरी लाइन से जॉइन करता हूँ एक ऐसी है, और ग्राउंड पे भी सेम टू सेम ऐसा आ रहा है, तो दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। सो जो पेपर पे लाइन होती है कोरस्पॉन्डिंग टू दी पॉइंट्स, और जो ग्राउंड पे वही पॉइंट होंगे वो अगर एक दूसरे को पैरेलल आ जाते हैं तो हम बोलते हैं हमारा प्लेन टेबल ओरिएंट हो गया है। अब ये ओरिएंटेशन करते कैसे हैं, ये तो हमने चलो समझ लिया ऐसे है। ओरिएंटेशन करेंगे कैसे? ओरिएंटेशन करने के लिए आपके पास मेथड्स होते हैं। बैक साइटिंग से कर सकते हैं, ट्रफ कंपास का यूज कर सकते हैं, रिसेक्शन से कर सकते हैं, 2 पॉइंट प्रॉब्लम, 3 पॉइंट प्रॉब्लम। तो दीज ऑल आर द मेथड्स ऑफ द ओरिएंटेशन। आप किसी से भी ओरिएंटेशन कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पर भी ओरिएंटेशन करने के लिए हमें हेल्प चाहिए होती है कोई ना कोई पॉइंट्स की। कोई 2 पॉइंट्स है, कोई 3 पॉइंट्स है, यहीं से हमें हेल्प लेते हैं। बट अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट, व्हेन ओनली 1 पॉइंट इज अवेलेबल फॉर द ओरिएंटेशन, अगर सिर्फ एक ही पॉइंट अवेलेबल होता है तो हम ओरिएंटेशन करते हैं ट्रफ कंपास से। सो हम ओरिएंटेशन जैसे, ऑल्दो द ट्रफ कंपास इज यूज ओनली फॉर रफ पर्पस, ट्रफ कंपास से एक्यूरेसी ज्यादा नहीं आती है क्योंकि लोकल अट्रैक्शन की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, हम क्लास में डिस्कस भी करते हैं। बट अगर आपके पास सिर्फ एक ही पॉइंट अवेलेबल होता है तब आप सिर्फ ट्रफ कंपास से ओरिएंटेशन कर सकते हैं। तो इसका आंसर जो आएगा ट्रफ कंपास आएगा। ओरिएंटेशन का कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया मैंने, ओरिएंटेशन क्या रहता है यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास कंटूर इंटरवल। देखिएगा कंटूर इंटरवल की अगर हम बात करें, कंटूर इंटरवल हम सब जानते हैं कंटूर का मतलब क्या होता है, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग इक्वल वैल्यू ऑफ आर एल। उन सारे पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दे जहां पर आर एल सेम आ रहा है उसको बोलते हैं कंटूर। अब आपने कंटूर बनाया है लेट अस सपोज 100 मीटर का, फिर आपने दूसरा कंटूर बनाया 102 मीटर का, और तीसरा कंटूर बनाया 98 मीटर का। तो 98 मीटर की कंटूर लाइन है, फिर 2 मीटर ऊपर 100 मीटर की कंटूर लाइन है, फिर 2 मीटर और ऊपर 102 मीटर की एक कंटूर लाइन है। तो इनके बीच में दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, 2 मीटर का। तो ये जो वर्टिकल डिफरेंस आता है दो कॉन्जिक्यूटिव कंटूर्स के बीच में, इसको बोलते हैं कंटूर इंटरवल। इसको क्या बोलेंगे, कंटूर इंटरवल, राइट। तो कंटूर इंटरवल बेसिकली वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस लेकर चलें, एक कंटूर लाइन आपने बनाई, जैसे मान लीजिए पेपर पे, यहाँ पर ये पेपर आपके पास था, एक कंटूर लाइन आपने ये बनाई है, दूसरी कंटूर लाइन आपने ये बनाई, तीसरी कंटूर लाइन आपने ये बनाई है। ये जो कंटूर है ये 100 का है, ये जो कंटूर है 102 का है, ये जो कंटूर है ये 104 मीटर का है। तो एक्चुअली में ग्राउंड पे अगर आप देखेंगे तो ये जो 100 वाला नीचे, फिर 102 वाला इसके ऊपर है, 104 वाला इसके ऊपर है, राइट। तो वर्टिकल डिफरेंस कितना आ रहा है, 2-2 मीटर का। तो वर्टिकल डिफरेंस जो है वो कंटूर इंटरवल होता है, और कंटूर इंटरवल हमेशा हम मैप के लिए कॉन्स्टेंट बना के रखते हैं। कंटूर इंटरवल मैप के लिए हमेशा कांस्टेंट रखते हैं। अगर इनकेस हमें कोई लाइंस वगैरह, हमें ये लाइन पता है और ये लाइन पता है, अगर हमें तीसरी लाइन बनानी होगी तो हम डायरेक्टली बता देंगे कि 2 मीटर आगे बनाएंगे। मतलब यू कैन से कि कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं आती है। अगर ये 95 है, ये 97 है, तो ऑब्वियसली बात है ये 99 होगा, 2 मीटर आगे ही रहेगा। तो क्योंकि कंटूर इंटरवल हम सेम रखते हैं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा 2 मीटर ही रखना है, बस समझाने के लिए 2 मीटर बताया। कंटूर इंटरवल हमेशा सेम रखते हैं। एक वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव कंटूर, कंटूर इंटरवल। अगर हम हॉरिजॉन्टल डिफरेंस देखें, तो लेट अस सपोज ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जो डिफरेंस निकल कर आता है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ये जो हॉरिजॉन्टल डिफरेंस होगा इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। कंटूर इंटरवल सेम होता है बट हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट डिपेंड करता है टोपोग्राफी के ऊपर। ये सेम हो भी सकता है और नहीं भी, डिपेंड करता है वहां की टोपोग्राफी कैसी है, इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है अपनी हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। अब ये कंटूर इंटरवल की जब हम बात करते हैं, सीआई बोलते हैं कंटूर इंटरवल को, ये स्केल के जनरली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्केल। अगर आप लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं तो कंटूर इंटरवल छोटा रखते हैं, अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं तो कंटूर इंटरवल जनरली ज्यादा रखते हैं। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्केल के। और भी फैक्टर्स होते हैं जो कंटूर इंटरवल को डिफाइन करते हैं। अगर मुझे कोई वाटर लाइन नेटवर्क बनाना है, सीवर नेटवर्क बनाना है, तो मुझे हर एक पॉइंट पे ग्रेडियंट पता होना चाहिए, हर एक पॉइंट पे, ताकि मैं उसमें जब सीवर की बात करता हूँ जिसमें ओपन चैनल फ्लो होता है तो वो मेरी कैलकुलेशन में हेल्प करेगा। तो मुझे हर एक पॉइंट का स्लोप पता होना या हर एक पॉइंट का लेवल पता होना चाहिए। तो उसके लिए कंटूर इंटरवल छोटे रखे जाएंगे क्योंकि आपको हाई डिग्री ऑफ परफेक्शन से काम करना है, वहाँ पे एक्यूरेसी आपको ज़्यादा चाहिए। बट अगर आपको रफली सा एक आइडिया लेना है कि स्लोप कैसा है वहां के, एक रफली आइडिया चाहिए, तो आप उस केस में कंटूर इंटरवल ज्यादा भी रख सकते हैं। तो डिपेंड करता है बेसिकली आपका पर्पस क्या है, किस पर्पस के लिए आप काम कर रहे हैं, कितना टाइम आपके पास है, कितनी कॉस्ट आपके पास है, स्केल क्या है, सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है आपका कंटूर इंटरवल। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केल ऑफ द मैप। क्लियर है पॉइंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारे पास स्टाफ हेल्ड एट अ बेंचमार्क ऑफ 140.5 RL रीड्स दिस। देखो यहां पर क्या है कि एक स्टाफ है जो कि बेंचमार्क पे रखा हुआ है जिसका RL ये है और स्टाफ पे रीडिंग कितनी आ रही है 1.65 मीटर फ्रॉम द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन X, फ्रॉम द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन X if the staff reading cited at station A is this may taken from X, what is the RL of station A। अब देखो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर आपका एक बेंचमार्क है, दिस इज द बेंचमार्क, ये बेंचमार्क है, यहाँ पर आपने स्टाफ रखा है और यहाँ पर आपका एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जो इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है बच्चे स्टेशन X पे फ्रॉम द लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट स्टेशन X, तो स्टेशन X पे आपने एक इंस्ट्रूमेंट रखा है, ये इंस्ट्रूमेंट आपने स्टेशन X पे रखा है। स्टेशन पे X पे रखने के बाद इंस्ट्रूमेंट को आपने बबल को सेंटर पे किया तो एक लाइन ऑफ कोलिमेशन है यहाँ पर हमारी। जब बबल सेंटर पे होता है तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है लाइन ऑफ साइट उसको भी लाइन ऑफ कोलिमेशन बोलते हैं। तो ये स्टाफ था, स्टाफ के ऊपर आपने रीडिंग कितनी ली है, स्टाफ के ऊपर आपको रीडिंग मिली है 1.65 मीटर की, राइट। उसी के बाद आगे बोले द स्टाफ रीडिंग साइटेड एट स्टेशन ए इज दिस इज टेकन फ्रॉम द X। इसी स्टेशन X से स्टेशन A पर आपको रीडिंग मिली है 1.545 की, तो यहाँ पर आपने स्टेशन A है आपका और यहाँ पर जो आपने स्टाफ रीडिंग ली है बच्चे, यहाँ पर जो रीडिंग मिल रही है वो मिल रही है 1.545 मीटर की, 1.545 मीटर की। तो व्हाट इज द RL, इसका RL पूछा गया है। तो यहाँ पर RL निकालने के लिए हम लोग करते गए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड लगा देते हैं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होती है, द हाइट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल। लेट अस सपोज कि जो मीन सी लेवल है आपका, लेट अस सपोज कि जो मीन सी लेवल है वो यहाँ, ये आपका रेफरेंस है, ये आपका मीन सी लेवल है, दिस इज द रेफरेंस। तो इस लाइन ऑफ कोलिमेशन की हाइट इस मीन सी लेवल से कितनी है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं, दिस इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, है ना, हाइट ऑफ लाइन ऑफ कोलिमेशन फ्रॉम द मीन सी लेवल। अब यहाँ पर ये कैसे निकालेंगे, तो आपको ये वाली हाइट ऑलरेडी पता है क्योंकि बेंचमार्क जिसका एलिवेशन हमें पता है मीन सी लेवल से, तो बेंचमार्क आपको पता है जहां पे आप काम कर रहे हैं उसका बेंचमार्क है 140.5। तो बेंचमार्क 140.5 का मतलब है आपको ये वाली डिस्टेंस पता है, दिस डिस्टेंस, और उसमें अगर आप ये बैक साइड ऐड कर देंगे, इसको हम बोल देंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो फर्स्ट रीडिंग हमेशा बेंचमार्क पे लेते हैं और फर्स्ट रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड। तो 140.6, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितनी आ जाएगी 140.6 में 140.5 में हम ऐड करेंगे 1.65 को, 1.65 को हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास 142.15 ये हमारे पास हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगी। दिस इज द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी हैव 142.15। अब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई, आपसे पूछा इस स्टेशन का ये वाली डिस्टेंस बताओ, ये वाली हाइट बताओ कितनी आएगी, एलिवेशन RL पूछा A का, ये वाली बतानी है। तो ये वैल्यू अपने को पता है, इसमें से ये चीज माइनस कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से ये वाली रीडिंग माइनस कर दे रहे हैं जिसको बोलते हैं फोरसाइट। ये लास्ट रीडिंग है, लास्ट रीडिंग को बोलते हैं फोरसाइट। तो 1.545 को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, RL मिल जाएगा स्टेशन A का। और जब 142.15 में 1.545 माइनस करेंगे देन यू विल गेट द आंसर 140.605। तो ये आपका आंसर आएगा 140.605। क्लियर है फ्रेंड्स, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्या है, इफ द रिड्यूस्ड बीयरिंग ऑफ द लाइन AB इज नॉट 60 डिग्री वेस्ट, रिड्यूस्ड बीयरिंग बोल दो, एक क्यूबिक बोल दो, एक ही बात है। द लेंथ इज दिस, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर आपको निकालना है। अब देखो एक लाइन आपके पास है जिसकी रिड्यूस्ड बीयरिंग क्वेश्चन में गिवन है नॉर्थ 60 डिग्री वेस्ट, मतलब जो लाइन AB है वो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में, द लाइन AB इज इन नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट। तो ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो नॉर्थ से चले 60 डिग्री, तो ये रिड्यूस्ड बीयरिंग है लाइन AB की, दिस इज द लाइन AB। तो नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में आपके पास लाइन है, नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में लाइन आपके पास है, ठीक है। तो ये लाइन आपके पास नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में है। अब यहां पर देखिएगा ये जो लाइन है AB, राइट। अब इस लाइन का लैटिट्यूड एंड डिपार्चर पूछा है, तो होता क्या है, ये जो AB लाइन है इसकी जो प्रोजेक्शन लेंगे इस नॉर्थ साउथ एक्सिस पे, ये आपकी नॉर्थ साउथ एक्सिस है, और इस लाइन की जो प्रोजेक्शन लेंगे ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे, ये आपकी ईस्ट वेस्ट एक्सिस है, इसको बोलते हैं लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। द प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन ऑन नॉर्थ साउथ एक्सिस, तो इस लाइन की प्रोजेक्शन इस नॉर्थ साउथ एक्सिस पे कितनी आएगी, ये वाली आएगी, इसको बोलेंगे लैटिट्यूड ऑफ द लाइन। इसी लाइन की प्रोजेक्शन इस ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे कितनी मिलेगी, ये वाली मिलेगी, इसको बोलेंगे डिपार्चर, दिस इज द डिपार्चर। तो लैटिट्यूड भी है और डिपार्चर भी है फ्रेंड्स। लैटिट्यूड, अब ये जो लाइन AB है इसकी लेंथ कितनी गिवन है क्वेश्चन में, 100 मीटर, लेंथ कितनी गिवन है इसकी 100 मीटर। तो 100 मीटर की लेंथ गिवन है यहाँ पर, 100 मीटर लेंथ है, तो लैटिट्यूड कितना हो जाएगा 100 cos 60, क्योंकि ये वाली वैल्यू निकालनी है 100 cos 60
100 cos 60। अभी जो प्रोजेक्शन किसके ऊपर आई है, नॉर्थ के ऊपर, और जब प्रोजेक्शन नॉर्थ के ऊपर आती है तो आंसर पॉजिटिव होता है, हम बोलते हैं उसको पॉजिटिव। अब ये डिपार्चर अगर निकालना होगा तो ये आंसर कितना आएगा, 100 cos, ये 100 sin, 100 sin 60। अब ये जो प्रोजेक्शन है किसके ऊपर आई है, ये जो प्रोजेक्शन आई है वेस्ट के ऊपर, और वेस्ट के ऊपर जो आंसर आता है उसको नेगेटिव बोलते हैं। तो बेसिकली नॉर्थ वेस्ट क्वाड्रेंट में जो भी लाइन होगी इसकी प्रोजेक्शन नॉर्थ पे और वेस्ट पे आएगी, नॉर्थ पे लैटिट्यूड बताती है, ये डिपार्चर बताती है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो आंसर देख लो, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई है, लैटिट्यूड डिपार्चर, ये पॉजिटिव नेगेटिव है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, यानी अपने को आंसर निकालना पड़ेगा। तो 100 sin 60, sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, तो 50 √3 हो जाएगा, माइनस में 50 √3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2, 50 प्लस का 50, तो 50 और माइनस का 50 √3, तो आंसर आएगा ये। सोल्व करके आंसर आपको मिल जाएगा ये। तो ये हमारे क्वेश्चंस ये वाला हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर थ्योडलाइट इज 20 सेकंड, बिल्कुल सही बात है। वर्नियर थ्योडलाइट का जो लीस्ट काउंट होता है 20 सेकंड होता है। लीस्ट काउंट ऑफ ऑप्टिकल थ्योडलाइट, माइक्रोऑप्टिक थ्योडलाइट बोलते हैं, इसका लीस्ट काउंट 1 सेकंड, यानी प्रिसाइज होता है काफी इंस्ट्रूमेंट ये। तो जहां पर आपको हाई डिग्री ऑफ प्रिसिशन से काम करना है, जहां पे एक्यूरेसी बहुत ज्यादा चाहिए होती है, वहां पर आप ये वाला थ्योडलाइट यूज कर सकते हैं, ऑप्टिकल थ्योडलाइट, राइट। लोअर प्लेट ऑफ इज द स्केल प्लेट व्हाइल अपर प्लेट इज रेफर्ड एज अ वर्नियर प्लेट। थ्योडलाइट के अंदर दो प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल बात करते हैं, दो हॉरिजॉन्टल प्लेट्स होती है, एक लोअर प्लेट होती है, एक अपर प्लेट्स होती है। विंडोज जो लगी होती है वो अपर प्लेट के ऊपर लगी होती है, आप रीडिंग यहीं से लेते हैं। तो जिस प्लेट पे विंडोज लगी होती है वो वर्नियर की रीडिंग होती है, उस पर वर्नियर्स की रीडिंग होती है। जैसे वर्टिकल सर्कल पे भी देखते हैं, दो सर्कल होते हैं, एक अंदर की तरफ होता है, एक बाहर की तरफ। जो विंडोज लगी होती है वो बाहर की तरफ लगी होती है, तो इसलिए बाहर वाली जो सर्कल होती है उसको बोलते हैं वर्नियर सर्कल, राइट, वो वर्नियर की प्लेट होती है, और अंदर वाली को बोलेंगे मेन सर्कल रीडिंग। सिमिलरली बाहर ऊपर वाली प्लेट पे, अपर प्लेट पे विंडोज है, वो वर्नियर की रीडिंग रखता है, और जो लोअर सर्कल है उस पे मेन स्केल की रीडिंग होती है, तो मेन स्केल रीडिंग। तो लोअर प्लेट इज अ स्केल प्लेट, यानी मेन स्केल की बात कर रहे हैं, व्हाइल अपर प्लेट इज रेफर्ड एज द वर्नियर प्लेट, तो ये बात भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर, राइट। तो बस एक चीज का याद रखिएगा, जिसपे विंडोज होंगी वो वर्नियर की होती है प्लेट्स। बाकी इसके अलग पॉइंट्स है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जितना है उसके हिसाब से बात कर रहे हैं। नाउ अब हम बात करेंगे एनवायरनमेंट के कुछ क्वेश्चंस की, राइट। एनवायरनमेंट के क्वेश्चन भी हम साथ में कवर कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्लज बल्किंग इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स कैन बी कंट्रोल्ड बाय द क्लोरिनेशन। यस, बिल्कुल सही बात है। होता क्या है कि स्लज बल्किंग की अगर हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, स्लज बल्किंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो स्लज बल्किंग का मतलब बेसिकली होता क्या है, जब हम एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की बात करते हैं तो एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस में जो एरेशन टैंक होता है वहाँ से जो फिर उसके बाद एसएसटी जब बनाते हैं, सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक, तो एरेशन टैंक का जो इफ्लुएंट होता है वो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में जब जाता है तो नीचे स्लज बनती है। और अगर आपको ऐसी स्लज मिले जो सेटल ही नहीं हो रही है, हम तो चाहेंगे कि स्लज ज़्यादा से ज़्यादा सेटल हो, तभी एरेशन टैंक में रिसाइकिल करेंगे उसकी, तभी हम डिकम्पोजिशन करवाएंगे। बट अगर वो स्लज सेटल ही ना हो तो आपको नहीं लगता कि डिकम्पोजिशन हो ही नहीं पाएगी फिर तो इसका मतलब स्लज में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो स्लज की वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिसकी वजह से स्लज सेटल ही नहीं हो रही है, इट मींस उसको बोलते हैं स्लज बल्किंग। तो स्लज बल्किंग एक फिनोमिना होता है, स्लज बल्किंग एक फिनोमिना होता है, स्लज बल्किंग इट इज अ फिनोमिना। और इसको कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पुअर सेटलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द पुअर सेटलिंग ऑफ दिस स्लज, कि आपकी स्लज सेटल ही नहीं हो रही। हम तो चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा स्लज सेटल हो ताकि हम रीसर्कुलेशन करें स्लज का, बट अगर वो स्लज सेटल ही नहीं हो रही है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, तो इट मींस आपकी स्लज में स्लज बल्किंग फिनोमिना चला हुआ है। तो स्लज बल्किंग एक प्रोसेस होता है, राइट। अब ऐसा क्यों होता है, इट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सब फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसकी ग्रोथ अभी पूरी तरह से नहीं हुई है, तो कुछ फिलामेंटस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो कर गए हैं, जिसकी वजह से ये स्लज बल्किंग की प्रॉब्लम आती है। इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, एक प्रोसेस है, कैन बी कंट्रोल्ड बाय द क्लोरिनेशन। यस, क्लोरिनेशन की हेल्प से हम स्लज बल्किंग को रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। पहला पॉइंट बिल्कुल सही है। जीरो हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी अचीव्ड यूजिंग लाइम सोडा प्रोसेस। नो, लाइम सोडा प्रोसेस से जीरो हार्डनेस अचीव नहीं होती है। लाइम सोडा प्रोसेस से कभी भी जीरो हार्डनेस अचीव करेंगे ही नहीं, है ना। इसका भी रीजन होता है, बेसिकली इसका रीजन अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। इसमें रीकार्बोनेशन एक प्रोसेस हम करवाते हैं जिसकी वजह से पानी में दोबारा से हार्डनेस आ जाती है ना। तो लाइम सोडा प्रोसेस में जीरो हार्डनेस हम कभी नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ हार्डनेस इस पानी के अंदर रहती है। बट अगर आप कैटायन बेस एक्सचेंज जियोलाइट की बात करते हैं, आयन एक्सचेंज मेथड की अगर आप बात कर रहे हैं जियोलाइट प्रोसेस, उसमें हम जीरो हार्डनेस अचीव कर लेते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है।
तो जियोलाइट मेथड अगर आप यूज करते हैं हार्डनेस की रिमूवल में, वो 100% इफेक्टिव है। लाइम सोडा इज नॉट 100% इफेक्टिव। लाइम सोडा में 50 मिलीग्राम पर लीटर तक की हार्डनेस पानी में रहती है HCaCO3। तो लाइम सोडा प्रोसेस कैन नॉट बी यूज्ड फॉर जीरो हार्डनेस। पानी में जीरो हार्डनेस अगर आपको मतलब पूरी हार्डनेस को खत्म करना है, जीरो लेवल तक लेकर आना है, तो लाइम सोडा उसके लिए नहीं है। उसके लिए आयन एक्सचेंज मेथड है, कुछ ना कुछ हार्डनेस रखते हैं। डोमेस्टिक सप्लाई के लिए कभी भी हार्डनेस जीरो नहीं रखते, 75 टू 115 ppm के बीच में रखी जाती है फॉर डोमेस्टिक सप्लाई। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट हेयर। तो सिर्फ यहां पर जो है स्टेटमेंट नंबर 1 ही करेक्ट है यहां पर। ठीक है, चलो आगे देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है, इफ 2% डाइल्यूटेड वेस्ट वाटर सैंपल incubated at 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिजल्टेड इन द डिप्लीशन ऑफ 8 मिलीग्राम पर लीटर देन द बीओडी ऑफ द सैंपल। देखो जब भी हमें बीओडी वगैरह निकालनी होती है तो फॉर्मूला हमें पता है, बीओडी 5 डेज की निकालते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस पे निकालते हैं, टेस्ट 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। तो इनिशियल डीओ माइनस का फाइनल डीओ का जो डिफरेंस है मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर। मल्टीप्लाई क्या कर देते हैं, डाइल्यूशन फैक्टर। अब ये जो इनिशियल ड्यू और फाइनल ड्यू है, इट मींस कितना ऑक्सीजन में डिप्लीशन हुआ है, डिप्लीशन इन ऑक्सीजन बताता है। तो वे यहाँ पे लिखा भी है मेंशन, रिजल्टेड इन डीओ डिप्लीशन 8 मिलीग्राम पर लीटर। तो डीओ में डिप्लीशन कितना हुआ है, डिसॉल्व ऑक्सीजन में कितना डिप्लीशन हुआ है, 8 मिलीग्राम पर लीटर का हुआ है। अब डाइल्यूशन फैक्टर, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फिनोमिना रहता है। डाइल्यूशन फैक्टर को ऐसे केस में कैसे करेंगे जब ये चीजें गिवन होती है 2% वगैरह। तो जब भी 2% वगैरह चीजें गिवन होती है तो आप डाइल्यूशन फैक्टर कैसे निकालेंगे, जब भी परसेंटेज में गिवन होती है तो इसको लिखो 2/100 लिख सकते हैं इसको, 2% को 2/100 लिख सकते हैं। तो 2% का 2/100 का मतलब 1/50 हो गया। ये जो 1/50 ऊपर 1 होना चाहिए, हमेशा ऊपर हमेशा 1 रखना है। तो जो नीचे वाली वैल्यू होती है दैट विल बी द डाइल्यूशन फैक्टर। उसी को क्या बोल देंगे, डाइल्यूशन फैक्टर बोल देंगे। अब ये चीज आती कैसे है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन हम जब टेस्ट एंड ऑर्डर पढ़ते हैं वहीं पे क्लियर हो जाती है, बीओडी में भी पढ़ा देते हैं क्लास के अंदर। तो ये आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो आएगा वो 400 आ जाएगा, राइट। सपोज दैट कि 1% बोल देता तो डाइल्यूशन फैक्टर, इसको 1/100 ऊपर 1 ही लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो ये 100 डाइल्यूशन फैक्टर आ जाता है। अगर बोल देता 5% तो इसका मतलब 5/100 लिखेंगे, तो ऊपर 1 रखना है तो 1/20, तो 20 विल बी द डाइल्यूशन फैक्टर। ऊपर 1 रखना है हमेशा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली जो है ऐसे करना है क्वेश्चन। तो इसका आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, आपको 400 मिलीग्राम पर लीटर आ जाएगा। Next question, which of the following statement is correct regarding the flow of water during the filtration and backwashing in the rapid sand filter? Rapid sand filter में जब पानी फिल्टर होता है during the filtration वो laminar flow होता है, वो laminar होता है। बट during the backwashing जो flow रहता है वो turbulent है, transitional flow। बेसिकली ट्रांजिशनली रहता है, ट्रांजिशन ही बोलते हैं बेसिकली, तो ट्रांजिशनल रहता है आपका, राइट, ड्यूरिंग दी बैक वॉशिंग। तो बैक वॉशिंग के टाइम पे ट्रांजिशन रहता है और फिल्ट्रेशन के टाइम पे फ्लो जो रहता है वो लैमिनार रहता है, बट उसके टाइम पे ट्रांजिशन होता है। और जब बैक वॉशिंग करते हैं हम लोग, जब बैक वॉशिंग करते हैं तो एयर को भी फ्लो करवाते हैं साथ में, एयर के फ्लो से मीडियम एक्सपेंड कर जाता है तो फ्लो जो है ट्रांजिशन करता है, राइट। नेक्स्ट जो केस है हमारा वो ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ एलम रिएक्ट्स विद लाइम it induces permanent hardness but no corrosivity, if alum reacts with soda it induces corrosivity but no hardness। कौन सा स्टेटमेंट सही है? काफी डिटेल में, मतलब ए का एग्जाम है तो पूछने एक्सपेक्टेशन है, बट ये ऐसे क्वेश्चंस जनरली देखने को नहीं मिलते हैं, बट इसमें आपके पास देखने को मिला है। तो मतलब आपको अब डिटेल में स्टडी करने की रिक्वायरमेंट है। ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि अब सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे डायरेक्टली, आपको और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा चीजें। तो बताते हैं हम, डिटेल में भी पढ़ाते हैं, बट कभी ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। तो अब आपसे पूछ लिया गया तो ये चीजें भी आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो देखो क्या है कि जब हम रिएक्शन, हमें पता है कि पानी में जब हम एलम मिलाते हैं, एलम एक कोएगुलेंट है, वो पानी की एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करता है, मोस्टली बायोकार्बन एल्कलिनिटी के साथ रिएक्ट करता है और पानी में कुछ स्टिकी प्रेसिपिटेट बनाता है और साथ में परमानेंट हार्डनेस कैल्शियम सल्फेट भी बना देते हैं, साथ में CO2 वगैरह भी रिलीज करता है। अगर पानी में नेचुरली एल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है तो एलम डालने का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई स्टिकी प्रेसिपिटेट ही नहीं बनेगा, क्योंकि पानी में कोई एल्कलिनिटी ही नहीं होगी। तो अगर पानी में नेचुरली एल्कलिनिटी प्रेजेंट नहीं है तो हम पानी में एल्कलिनिटी इंड्यूस करते हैं। पानी में एल्कलिनिटी कैसे इंड्यूस की जाती है? पानी में एल्कलिनिटी इंड्यूस करने के लिए या तो पानी में लाइम डाल दो या तुम पानी के अंदर सोडा ऐश डाल दो। लाइम का मतलब CO, कैल्शियम ऑक्साइड डालते हैं। अब जैसे हम पानी में CO डालते हैं वो तुरंत पानी के साथ रिएक्ट करता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रेटेड लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद वो जो लाइम है अब वो एलम उसके साथ रिएक्ट करता है। एलम पहले रिएक्ट कर ही नहीं पाएगा क्योंकि लाइम की रिएक्टिविटी पानी के साथ ज्यादा होती है, तो सबसे पहले लाइम
पानी के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट होता है। उसके बाद अब एलम जो है वो लाइम के साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रेटेड लाइम के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है। अब पानी में तुम लाइम भी डाल सकते हो या तुम पानी के अंदर क्या डाल सकते हो, सोडा ऐश भी डाल सकते हो, सोडियम कार्बोनेट वो भी डाल सकते हो। अब दोनों को डालने से क्या क्या मिलता है, अगर हम पानी में लाइम डालते हैं, CaO हमने पानी में डाला तो ये H2O के साथ रिएक्ट करते कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, पहली बात। तो ये जो एलम है हमारा, ये जो एलम है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सल्फेट बोलते हैं, Al2SO4 थ्राइस 18H2O, Al2SO4 थ्राइस 18H2O। ये जो एलम है अब ये इस लाइम के साथ रिएक्ट करता है, कौन सा लाइम है ये, हाइड्रेटेड लाइम। ये क्या करेगा, इस हाइड्रेटेड लाइम के साथ रिएक्ट करता है, ये इस हाइड्रेटेड लाइम के साथ रिएक्ट करता है। और जब ये इस हाइड्रेटेड लाइम के साथ रिएक्ट करता है, 3 मोल के साथ रिएक्ट करता है, 3 मोल के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पर 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्लस 3 मोल ऑफ कैल्शियम सल्फेट बनता है, प्लस का 18H2। तो ये रिएक्शन निकल कर आती है। यहीं पर अगर तुम पानी के अंदर, मैं ऊपर लिख देता हूँ, यहीं पर अगर तुम पानी के अंदर क्या डालोगे, तुम मान लो पानी के अंदर, मैं ऊपर लिख देता हूँ Al2SO4 थ्राइस 18H2O, 18H2। तो ये रिएक्ट करेगा पानी में सोडा ऐश के साथ, 3 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडा ऐश बोलते हैं इसको, Na2CO3। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा और ये बनाएगा 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, 2 मोल ऑफ AlOH थ्राइस के प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्लस का 3 मोल ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4, प्लस का 3 मोल ऑफ CO2, 3 मोल ऑफ CO2। तो ये बनता है। तो देख लीजिएगा 2 रिएक्शंस मैंने लिखी है। तो यहाँ पर ये सोडा है, अगर आप सोडा मिलाते हैं पानी में तो ये बनता है, अगर लाइम मिलाते हैं पानी में तो ये बनता है बेसिकली। तो देखो क्या है, इफ एलम रिएक्ट्स विद लाइम इट इंड्यूस द परमानेंट हार्डनेस। अगर हमने एलम मिलाया पानी में तो क्या परमानेंट हार्डनेस आएगी, यस। दिस कैल्शियम सल्फेट क्या है, परमानेंट हार्डनेस लेकर आता है, मल्टीवैलेंट कैटायन अटैच है सल्फेट के साथ, तो परमानेंट हार्डनेस आएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। इफ एलम रिएक्ट्स विद सोडा इट इंड्यूस द कोरोसिविटी बट नो हार्डनेस। तो अगर हम एलम में सोडा मिलाते हैं तो क्या पानी में कोरोसिविटी आती है, यस। CO2 रिलीज हो रहा है, CO2 की वजह से कोरोजन आएगा। और क्या हार्डनेस आती है, बट नो हार्डनेस, यस। हार्डनेस नहीं आ रही, सोडियम सल्फेट बन रहा है, इट इज नॉट दी हार्डनेस, कैल्शियम सल्फेट हार्डनेस है। तो दूसरी स्टेटमेंट भी सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स क्या है यहाँ पे, करेक्ट है, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस भी ये बता रहा है कि ऐसे क्वेश्चंस भी आपको पढ़कर जाने हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम के अंदर, राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द ट्रैक्टिव फोर्स इंटेंसिटी generated in the sieve X is same as the attracted that in the sieve Y equal to this. If the hydraulic radius of sieve Y is 0.25 then find the longitudinal slope of the sieve Y. अब देखो ट्रैक्टिव फोर्स की यहाँ पर बात कर रहा है बेसिकली, और जब ट्रैक्टिव फोर्स की हम बात करते हैं तो एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है रो जी आर एस का। तो ट्रैक्टिव फोर्स का जो फॉर्मूला रहता है T इज इक्वल टू रो जी आर एस। ट्रैक्टिव फोर्स का एक फॉर्मूला हमारे पास रहता है रो जी आर एस, राइट। वी हैव अ फॉर्मूला ट्रैक्टिव फोर्स इंटेंसिटी जनरेटेड इन द सीवर एक्स इज सेम एज द। अब 2 सीवर है, दोनों में अगर ट्रैक्टिव फोर्स सेम है, मतलब दोनों की डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग सेम है, दोनों की सेम सेल्फ डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग दोनों की सेम है, अपने आप को साफ करने की जो है पावर वो दोनों की सेम है। डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग 2 सीवर है एक्स और वाई, दोनों की जो एक्सटेंट है अपने आप को साफ करने का वो सेम है, 2 सीवर की डिग्री ऑफ सेल्फ क्लींजिंग सेम है। तो ट्रैक्टिव फोर्स इंटेंसिटी जो जनरेटिव एक्स में हुई है सेम जो वाई में भी हुई है, और ट्रैक्टिव फोर्स का कितना है 2.45 पास्कल है, राइट। ट्रैक्टिव फोर्स कितना है 2.45 पास्कल है। हाइड्रोलिक रेडियस आर की वैल्यू दे दिया क्वेश्चन में, हाइड्रोलिक रेडियस कितनी है 0.25 है। हाइड्रोलिक रेडियस अगर 0.25 है तो आपको लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप बताना है सीवर वाई का, तो लॉन्गिट्यूडिनल स्लोप बता दो। तो रो की वैल्यू कितनी है 1000 है, जी की वैल्यू 9.81 है, जी की वैल्यू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ये 1000 kg पर मीटर क्यूब है। ये क्या न्यूटन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दिस द मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, दिस द मीटर पर सेकंड 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर जब आप सोल्व करेंगे तो 2.45 इज इक्वल्स टू रो 1000, जी कितना है 9.81 है, आर की वैल्यू कितनी है 0.25 है, और एस की वैल्यू आपसे पूछी है यहाँ पर, तो आप एस निकाल सकते हैं 1 in 1000 आंसर निकल कर आएगा। 1 in 1000 you will get this answer.
राइट। तो ये आपका आंसर हो गया 1 in 1000। तो ये सब क्वेश्चंस अभी एग्जाम में पूछे गए थे, जिसमें हमने सर्वे के और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, राइट। तो ये सब क्वेश्चंस यहाँ पे एग्जाम में पूछे गए थे, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके सामने सिंपल भी है, अच्छे भी हैं, लेकिन पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। एसडीओ का पेपर है ना भाई, हल्के में तो नहीं ले सकते हैं। तो क्वेश्चन ठीक है, अच्छे लेवल के, आपको पढ़ना है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लेवल बिल्कुल जीरो है, ना ये बोल रहा हूँ लेवल मॉडरेट है, मॉडरेट से थोड़ा अच्छा लेवल है, तो आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट है। डायरेक्ट बिना पढ़े जाएंगे तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा। एक क्वेश्चन बना सकते हैं, दूसरा नहीं कर पाएंगे, यहाँ दिक्कत देगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। जो ऐसे वाले क्वेश्चन आते हैं ना, ये सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग होते हैं। एक दो स्टेटमेंट पता होती है, बाकी नहीं पता होती। तो इसीलिए आप देखो, ये वाले क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही बनाया है। तो मोस्टली जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन भी, तो मोस्टली क्वेश्चन आप ऐसे बनाने लग गए हैं। इसमें एक चीज तो 4-5 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, दूसरा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट होती है कि आपको पूरा एक कोई भी चीज छोड़नी नहीं है, सबके फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए, राइट। तो खैर बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो मैं आपको दे ही चुका हूँ बच्चे। अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिएगा। एग्जाम्स आएंगे इस साल में और अगले साल में, क्योंकि 27 में आपको पता है इलेक्शंस होने वाले, तो ऑब्वियसली बात है आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी। अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिएगा। अपनी जो आप चाहे ड्रॉप आउट स्टूडेंट है या आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, तो मौका तो आपको मिलेगा ही। तो अगर जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, इंक्वायरीज होगी, जो भी आपकी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, कोर्स से रिलेटेड है, तो इंजीनियर्स कैरियर पॉइंट हमेशा आपके साथ है, हमेशा से आपके साथ रहा है, आपके साथ है, आपके साथ ही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो मिलते हैं फिर आपसे बाद में। ओके, थैंक यू एवरीवन।